ये कहानी पार्कर नाम की एक ऐसी लड़की की है जो स्पेशल फोर्स कमांडो होती है और जब वो अपनी टीम के साथ सीरिया में एक मिशन को अंजाम दे रही थी उसी समय उसके एक्स बॉयफ्रेंड जेसी का लगातार कॉल आ रहा था। टेररिस्ट पार्कर की वैन पर रॉकेट मारकर उसे पलट देते हैं और फिर जब वो वैन की जांच करने के लिए आगे आते हैं तो पार्कर अकेली ही उनके साथ लड़ती हुई उन्हें मार देती है। फिर बाकी फोर्स के आने के बाद वो अपने ऑपरेशन पार्टनर और हैकर स्पाइडर के साथ वापस बेस की तरफ निकल जाती है। जेसी का कॉल फिर से आने पर वो कॉल उठाती है। जेसी उसको बताता है कि कल रात तुम्हारी माइंस का एक हिस्सा ढह गया और उसमें दबकर तुम्हारे पिता की मौत हो गई। पार्कर बिना समय गवाए अपने घर वापस आकर सीधा जेसी से मिलने पुलिस स्टेशन चली जाती है। जेसी उसको उसी के नाम उसके पिता का लिखा आखिरी नोट दिखाता है जिसको वो एक सुसाइड नोट की तरह देख रहा था। तो पार्कर उससे कहती है ये सिर्फ एक नोट है और वो अक्सर नोट लिखा करते थे। साथ ही बताती है वो माइंस पुरानी है और ये एक हादसा है। उसके बाद जैसी पार्कर को उसके घर छोड़ने जाता है। रास्ते में पार्कर उससे उसके पिता के सेनेटर के पद पर होने वाले री इलेक्शन कैंपेन के बारे में पूछती है जिसको जैसी ठीक ठाक बताता है। फिर पार्कर उसे अपने पिता की संपत्ति को बेचने के लिए एक बायर ढूंढने को कहता है क्योंकि अपने पिता के फ्यूनरल के बाद वो हमेशा के लिए अपना होम टाउन छोड़कर वहाँ से चली जाना चाहती है। फिर जैसी के उसको घर छोड़कर जाने के बाद पार्कर अपने पिता को याद करती हुई बहुत रोती है। तभी एक शख्स चुपचाप उसके घर में घुस जाता है लेकिन पार्कर जैसी उसे दबोचती है तो देखती है कि वो उसके बचपन का दोस्त माइकी है जो उसके पिता की पाली हुई छिपकली को खाना देने आया था। वो पार्कर को बताता है कि उसके पिता को सबसे पहले उसी ने मलबे में दबा देखा था। तो पार्कर उससे उस जगह को दिखाने के लिए कहती है। माइक उसे माइंस के अंदर ले जाता है और बताता है तुम्हारे पिता ने हाल ही में यहाँ कुछ कैमरे भी लगवाए थे, इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। माइंस के अंदर पहुंचकर पार्कर को वहाँ की दीवार देखकर याद आता है कि कैसे उसके पिता हर साल उसकी बढ़ती हाइट पर निशान लगाया करते थे। तभी माइक उसको पत्थर ढहने की जगह दिखाता है। वहाँ पार्कर को ग्रेनेड बम के फटने के बाद आए पत्थरों पर निशान मिलते हैं। फिर वो वहाँ से बाहर निकल आते हैं और माइक वहाँ की लाइट ऑन करता है। तभी पार्कर एक ग्रेनेड फोड़कर उससे जले पत्थरों के निशान को दिखाती हुई माइकी से कहती है ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उनको माइंस के पत्थरों पर मिले थे। ये सब देखकर वो समझ जाती है कि माइंस अपने आप नहीं ढही, वो ग्रेनेड के फटने से ही ढही है। इस पर माइक उससे कहता है हो सकता है वो पिन खींचकर भूल गए हों क्योंकि उनकी याददाश्त अब कमजोर होने लगी थी। उसके बाद वो दोनों क्लब में बियर पीने चले जाते हैं और वो वहाँ बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ जेसी का गुस्सैल भाई एल्विश आ जाता है जो पार्कर को देखकर उसका हाथ पकड़ लेता है। इस पर पार्कर उसकी उंगलियों को मोड़ते हुए उसे खुद से दूर रहने की सलाह देती है। असल में पार्कर उसे कभी भी पसंद नहीं करती थी। वहाँ से बाहर आकर पार्कर को कुछ लोगों पर शक होता है तो वो माइकी के साथ उन लोगों की गाड़ी का पीछा करने लगती है क्योंकि उसको उनकी गाड़ी में एक मशीन गन दिखाई दी थी। वो दोनों उन लोगों को ग्लोसरी स्टोर में घुसते हुए देख लेते हैं तो पार्कर उनके पीछे उस स्टोर में चली जाती है और स्टोर वाले को लुटने से बचाती हुई उन लोगों को मारने लगती है। उनको काबू करने के बाद वो देखती है कि उनमें से एक आदमी ने उसके पिता के दोस्त फ्रैंक की घड़ी पहनी हुई है। पार्कर वो घड़ी फ्रैंक को वापस करती है। अगली सुबह पार्कर को उसकी माइंस के पीछे कुछ ब्लास्ट की आवाजें आती हैं तो वो वहां जाकर देखती है कि एल्विश अपने दोस्तों के साथ मिलकर मिलिट्री के रॉकेट को टेस्ट कर रहा होता है। तो पार्कर सोच में पड़ जाती है कि ये रॉकेट लॉन्चर इसके पास आए कैसे। वहीं उसकी माइंस के दूसरी तरफ मिलिट्री बेस ही था। फिर पार्कर को उसके पिता के बॉक्स में से उनके सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग्स को रखने के लिए क्लाउड स्टोरेज का एक लिंक मिलता है। तो पार्कर वो लिंक अपने दोस्त स्पाइडर को देती हुई उससे स्टोरेज को हैक करके उसके पापा की वीडियोस को निकालने के लिए कहती है। स्पाइडर वीडियोस देखकर वहाँ पर खड़ी एक काली गाड़ी के बारे में उसे बताता है। वो गाड़ी एल्विश की होती है। तो स्पाइडर एल्विश की जांच करके बताता है कि वो डार्क वेब पर हथियारों को बेच रहा है। इस पर पार्कर को उसी पर शक हो जाता है तो स्पाइडर उससे सबूतों को इकट्ठा करने के लिए एल्विश पर नजर रखने के लिए कहता है। फिर अगले दिन पार्कर एल्विश का पीछा करते हुए मिलिट्री बेस आ जाती है। वहाँ वो देखती है उसकी मिलिट्री के लोगों के साथ बहुत अच्छी जान पहचान है। तभी स्पाइडर पार्कर को फोन करके बताता है कि आज दोपहर में एल्विश अपने घर पर हथियारों की डील
करने वाला है। तो वो एल्विश के घर पहुंचकर देखती है कि कुछ बाहर की गाड़ियां एल्विश के घर में आई हैं। तो वो उसके घर की दीवार कूदकर अंदर चली जाती है और देखती है एल्विश के घर आए लोग हथियारों को चलाकर उनका टेस्ट कर रहे हैं। फिर वो उनके नजदीक जाकर उनकी बातें सुनती है कि वो लोग एल्विश से 5 रॉकेट लॉन्चर की डिमांड करते हैं और उसके बदले अगले ही हफ्ते 50 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देने की बात कहते हैं। इतने सारे पैसों को सुनकर एल्विश मान जाता है। वहाँ से पार्कर सीधा जेसी से मिलने चली जाती है। तभी उनके पास जेसी के पिता आ जाते हैं। वो पार्कर को देखकर अगले हफ्ते साथ डिनर करने के लिए कहकर वापस अपने कैंपेन की तैयारी के लिए वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात में जेसी जब पार्कर के घर होता है तभी पार्कर उससे कहती है, मेरे पिता ने खुदकुशी नहीं की, लेकिन माइकी और तुम सभी लोगों को यही लगता है कि वो भूलने लगे थे, इसीलिए उन्होंने खुदकुशी कर ली, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। फिर वो जेसी से पूछती है कि उसके पिता की बॉडी उसे कब मिलेगी। तो जेसी कहता है कल ही मिल जाएगी और तुम फिर आराम से उनका फ्यूनरल कर लेना। और हम सब लोग इसको खुदकुशी नहीं बल्कि एक हादसा ही मान रहे हैं। फिर वो दोनों कुछ देर ड्रिंक लेने के बाद इंटीमेट होते हैं और जेसी के सो जाने पर पार्कर सीधा पुलिस स्टेशन आ जाती है। वो वहाँ एक शेरिफ की गाड़ी के नीचे छुपकर सीधा स्टेशन के अंदर आकर जेसी के डेस्क पे आ जाती है। वहाँ वो अपने पिता के सारे सबूतों की फोटो खींचकर उस रूम में जाती है जहाँ उसके पिता की बॉडी रखी हुई थी। वो उनके सिरहाने बैठकर बिना आवाज निकाले बहुत रोती है। अगली सुबह अपने फादर का फ्यूनरल करके उनकी राख को माइंस के आसपास छिड़क देती है और उनके माइंस वाले कमरे में जाकर उनकी फिल्मों के कलेक्शंस को देखती है। और रात को पूरे गांव का खाना करके पार्कर रात भर अपने पिता के गम में माइंस के अंदर अकेली ही बैठी रहती है। फिर अगले हफ्ते जब वो डिनर पर जेसी के फादर के यहाँ जेसी के साथ जाती है तभी स्पाइडर उसे मैसेज करके बताता है कि एल्विस माइंस के अंदर है। तो पार्कर कुछ जरूरी काम बताकर वहाँ से सीधा अपनी माइंस पर पहुँच जाती है। वो सबसे पहले एल्विस के टो ट्रक के टायरों को चाकू से फाड़कर माइंस के अंदर जाकर एल्विस को अपने पिता की कुर्सी से उठाकर चाकू की नोक पर उसके दोस्त और एल्विस को माइंस के बाहर ले आती है और उसे जैसे ही नीचे जमीन पर पटकती है तभी एल्विस कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा और फिर उसको बताता है कि जेसी को पता है मैं यहाँ हूँ। इतने में एल्विस का एक दोस्त पार्कर के घर में आग लगा देता है। पार्कर उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन जब वो नहीं रुकता तो पार्कर जल्दी से अपना सामान लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर उन दोनों की हाथापाई में वो आदमी ऊपर से नीचे आग में जाकर गिर जाता है और पार्कर रेलिंग पकड़कर खुद गिरने से बच जाती है और घर के ढहने से पहले ही छत से कूदकर अपनी जान बचा लेती है। वहीं टायर पंचर होने की वजह से एल्विस वहाँ से भाग नहीं पाता और पार्कर अपने पिता की हत्या के शक में उसे पकड़कर बहुत मारती है। तभी जैसी वहाँ पहुंचकर एल्विस को पार्कर से छुड़वा लेता है और पार्कर को ही हथकड़ी लगाकर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। पार्कर अपने पिता का जलता हुआ घर देखकर बहुत रोती है। उसके बाद जैसी अपने भाई एल्विस से डार्क वेब पर हथियार बेचने की वजह से लड़ पड़ता है। इस पर एल्विस उससे कहता है मेरी इन हरकतों की वजह से ही यहाँ खुशहाली आई है, तुम भी मेरी वजह से ही शेरिफ बन पाए हो और हमारे पिता को उनकी कुर्सी मिल पाई है, और अगर तुम पार्कर को अपने यहाँ डिनर पर रोक लेते तो ऐसी नौबत आती ही नहीं और मैं वहाँ से मिसाइल्स को निकालकर भेज चुका होता। तभी उनका पिता उनसे पूछता है कि पार्कर को इन सब के बारे में कितना पता है। एल्विस बताता है वो अब सब कुछ जान चुकी है। फिर शाम को जैसी जेल में पार्कर के पास जाकर उससे कहता है तुम्हारी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए एक बायर मिल गया है। पहले तो वो उस प्रॉपर्टी का 30 लाख रुपए बताता है, फिर तुरंत ही 50 लाख रुपए बताकर पार्कर को उसे बेचकर वहाँ से चले जाने को कहता है। तभी पार्कर उससे पूछती है तुम्हारा इन सब में कितना हाथ है, क्योंकि शुरू से तुम सिर्फ मेरा ध्यान ही भटका रहे हो और तुमने कहा था कि पापा ने सुसाइड की है, लेकिन अब मेरे पास कैमरे की रिकॉर्डिंग्स है। इस पर जैसी अपना रंग बदलता हुआ कहता है कि बार में लगे सारे कैमरे नकली हैं। तो पार्कर उसे बता देती है उन्होंने वहाँ नए कैमरे भी लगवाए थे जिसमें तुम्हारी रिकॉर्डिंग्स हैं। फिर कुछ देर बाद पार्कर का वकील उससे मिलने आता है। वो उसे बताता है कि एल्विस की पिटाई और तुम्हारे घर में एक आदमी की लाश मिलने की वजह से तुम्हें गिरफ्तार किया गया है। पार्कर से
बात करके उसका वकील पहले तो उसके घर का मुआयना करता है और फिर माइंस में जाकर खुद से कुछ सबूतों की खोजबीन करता है। लेकिन तभी एक आदमी उसके पीछे से आकर उस वकील को ही गायब कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जेल के अंदर जेसी, एल्विश और उसके पिता पार्कर को बांधकर उसके साथ मारपीट करते हुए उसकी हालत खराब कर देते हैं और उससे कैमरे की रिकॉर्डिंग्स मांगते हैं। फिर जेसी का पिता उससे कहता है कि अगर तुम हमें बता दो उन टेप्स में क्या है तो हम तुम्हारी हथकड़ी खोलकर थोड़ी देर आराम करने देंगे। इस पर दर्द में होते हुए भी पार्कर उनसे कहती है, नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। फिर जेसी का पिता उससे कहता है, अगर तुम्हें जानना है तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ था तो तुम टेप्स को हमारे हवाले कर दो। उनकी ये बात सुनकर पार्कर उनसे कहती है, टेप्स मेरे दोस्त के पास हैं, मुझे बस उसे कॉल करना होगा और वो सारी वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगी। इतने में पार्कर अपने बालों में से एक पिन निकालकर अपनी हथकड़ी खोल लेती है, लेकिन वो उन्हें ऐसा दिखाती है कि उसके हाथ अभी भी बंधे हुए हैं। फिर वो एक नंबर पर मैसेज करवाती है कि पार्कर ने कहा है इस नंबर पर बैक कॉल करो। स्पाइडर तुरंत उस पर कॉल करता है तो पार्कर उसे सब सच बता देती है। तो जेसी का पिता गुस्से में पार्कर पर जैसे ही गोली चलाने वाला होता है तो पार्कर उन्हीं की बंदूक छीनकर उन पर तानकर जेसी और एल्विश को लॉकअप के अंदर जाने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही जेसी अपने पिता से कहता है कि वो आपको गोली नहीं मारेगी, तभी पार्कर उसके कंधे में गोली मार देती है। पार्कर उन दोनों को लॉकअप में बंद करके उन्हीं की गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन खुद की हालत ज्यादा खराब होने की वजह से आगे जाकर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद जेसी पार्कर के मोबाइल का लॉक खोलकर स्पाइडर का वहाँ आने वाला वॉइस मेल सुन लेता है। तो जेसी उसको पार्कर के मोबाइल से ही मैसेज करके सब कुछ ठीक होने की बात कहकर उसे वही रुकने के लिए कहता है। साथ ही वो देखता है जो लेटर उसने पार्कर के पिता का बताकर पार्कर को दिखाया था, असल में जांच करने के बाद उसे पता चल गया था कि वो उसके पिता ने नहीं लिखा था। इतने में एल्विश माइकी के घर पहुंचकर पार्कर को ढूंढने के लिए उसके पूरे घर की तलाशी लेता है, लेकिन जब वो नहीं मिलती तो एल्विश उन सबको धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद माइकी और उसकी माँ अपने गुप्त तहखाने में जाकर पार्कर की हालत चेक करते हैं। उन्होंने उसको ड्रिप लगा रखी थी। माइकी की माँ पार्कर को बताती है, तुम्हारा एक्सीडेंट होने के बाद रॉबर्टो तुम्हें यहाँ ले आया था। फिर माइकी के पूछने पर पार्कर बताती है, एल्विश मिलिट्री डिपो से हथियार चुराने के लिए मेरे पिता की माइंस का इस्तेमाल कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जेसी और एल्विश मिलकर वकील की लाश को ठिकाने लगाते हैं। वहीं जेसी एल्विश को बताता है, जिसके साथ तूने सौदा किया है वो कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं बल्कि देश का सेकंड टॉप मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, इस डील को यही मना कर दे। तो एल्विश उसको बताता है वो लोग 2 दिन से हथियारों का इंतजार कर रहे हैं और पैसे वो 1 हफ्ते पहले ही दे चुके हैं, अगर अब डिलीवरी नहीं दी तो वो हम सबको मार देंगे। उसके बाद एल्विश अपने दोस्तों के साथ माइंस के अंदर बंद हुए उसके मुंह को खोलकर रॉकेट लॉन्चर लेने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ पार्कर अपने दोस्तों से कुछ हथियार लेती है, उसको उनमें एक मशेटे मिलती है। वहीं टाइम से माल ना मिल पाने की वजह से वो टेररिस्ट जेसी को पकड़कर उसके पिता की छड़ी छीनकर उन्हीं की टांगों पर दे मारता है। फिर कुछ देर बाद पार्कर जेसी के घर पहुंचकर उसके एक साथी को मारकर सीधा जेसी के पिता के सामने आ जाती है और अब वो अपने पिता की मौत की सच्चाई उनसे पूछती है। कुछ देर बाद वो वहाँ से बाहर आकर माइकी को बताती है, जेसी के पिता ने सच्चाई बता दी कि जब पापा को पता चला एल्विश माइंस से हथियारों की सप्लाई कर रहा है तो वो माइंस के रास्ते को उड़ाने के लिए चले गए और वो जेसी था जिसने उनकी पीठ पर गोली मारी। तभी मरने से पहले उन्होंने ग्रेनेड का पिन खींचा जिसकी वजह से सुरंग ढह गई और वो मलबे में दब गए। तभी रॉकेट की सप्लाई लेने के लिए टेररिस्ट लोग अपनी गाड़ी लेकर माइंस के बाहर पहुंच जाते हैं। वो 2 रॉकेट जैसे ही अपनी वैन में रखते हैं, ठीक उसी समय स्पाइडर वहां पहुंच जाता है और वो सभी स्पाइडर को बंदूक की नोक पर घेर लेते हैं। अब इससे पहले वो स्पाइडर को गोली मारते पार्कर पहाड़ी से गोली चलाकर टेररिस्ट की वैन को ही उड़ा देती है, लेकिन वो लोग फिर भी स्पाइडर को पकड़कर माइंस के अंदर ले जाते हैं। पार्कर भी एक सुरंग के रास्ते से माइंस के अंदर आ जाती है। अंदर जाकर पार्कर देखती है कि टेररिस्ट अपनी हथियारों से भरी वैन के ब्लास्ट होने के कारण एल्विश को पकड़कर उसको अच्छे से कूट रहा होता है और वो एल्विश से वापस डिपो में जाकर नया माल उठाकर लेके आने के लिए कहता है। इस पर जैसी उन्हें समझाता है कि अगर हमने और माल उठाया तो मिलिट्री वालों को पता चल जाएगा, लेकिन टेररिस्ट इस बात की परवाह नहीं करता और जेसी और एल्विश को डिपो में भेज देता है। फिर उसके बाद टेररिस्ट पहाड़ी से गोली चलाने वाले को ढूंढने के लिए माइन से बाहर निकल आता है। उनके जाते ही पार्कर सबसे पहले स्पाइडर को उनसे बचा लेती है और फिर माइंस में रखे हथियारों को उड़ाने के लिए वहीं पर रखे एक रॉकेट
लॉन्चर को उठाकर स्पाइडर को दे देती है। तभी कुछ लोग उन पर गोलियां चला देते हैं तो स्पाइडर पीछे हटकर वहां रखे हथियारों पर रॉकेट दाग देता है और उसके बाद जब टेररिस्ट पार्कर पर हमला करता है तो पार्कर उससे लड़ती हुई उसे भी मार देती है। ठीक उसी समय एल्विश पार्कर पर गोलियां बरसा देता है। उसकी गोलियों से बचती हुई पार्कर उसकी बंदूक को गिराकर उसी पर वार करने लगती है, लेकिन एल्विश उसे पटक देता है। उसके बाद पार्कर एल्विश को नीचे गिराकर उसकी गर्दन में चाकू घुसाकर उसे मार देती है। एल्विश को मारते ही माइक, उसकी माँ, फ्रैंक और उसका दोस्त भी वहां आ जाते हैं। उन लोगों को स्पाइडर मलबे के नीचे दबा हुआ मिलता है। वो उस पर से मलबा हटाकर देखते हैं कि स्पाइडर अभी जिंदा है। फिर वो स्पाइडर के पास माइकी की माँ को छोड़कर जेसी का पीछा करते हुए माइंस के रास्ते से ही मिलिट्री डिपो में रखे कंटेनर के अंदर से निकल कर आते हैं। डिपो पहुंचकर पार्कर अपने दोस्तों से कहती है कि तुम सब जाकर माइंस में से सभी लोगों को बाहर निकाल लो, इतने में मैं खुद जेसी को देख लूंगी। उनके वापस जाने के बाद पार्कर गोली लगने की वजह से घायल होने का नाटक करके वहाँ पर मौजूद सैनिकों से उसका इलाज करवाने के लिए डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है। फिर वो सैनिक जैसे ही डॉक्टर को बुलाने चला जाता है तभी पार्कर जेसी को ढूंढती हुई उसके सामने आकर उसे चाकू मार देती है। फिर उससे बचने के लिए जेसी ग्रेनेड लेकर उसकी पिन खोल देता है। इस पर पार्कर उसे बताती है ऐसा करके तुम बच नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी करतूत अब पूरा शहर जानता है और अब तुम इस खुले हुए ग्रेनेड को लेकर यहाँ से निकल भी नहीं सकते। तो पार्कर जेसी के हाथ से ग्रेनेड लेने लगती है। तभी जेसी रोता हुआ पार्कर को बताता है कि मैंने तुम्हारे पिता से कहा था कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। उन्हें भी तुम्हारी तरह यहाँ से चले जाना चाहिए था। ये जगह एक गटर है जो जिंदगियों को खा जाती है। इतना कहते ही जेसी पार्कर को धक्का देकर ग्रेनेड को छोड़ देता है और उसके ब्लास्ट में खुद मारा जाता है। तभी मिलिट्री वालों को डिपो में हो रही चोरियों का पता चल जाता है। वो पूरे इलाके में इमरजेंसी घोषित कर देते हैं। इस घटना के 1 महीने के अंदर पार्कर माइक की मदद से अपने पिता का बार और घर फिर से बनवा लेती है और अब उसकी देखभाल माइक ही करता है और फिर स्पाइडर के साथ वापस जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करती है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।